शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 57। बर्फ मास्टर उदयवीर सिंह को इस तगीर रेगिस्तान में एक काम मिला था और वो काम था नागवंश की उस लड़की को ढूंढने का जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। बर्फ मास्टर अपना काम पूरा कर देते हैं, लेकिन जब वो लड़की को सौंपने के लिए उस आदमी के पास जाते हैं जिसने लड़की को लाने के लिए बोला था, तो पाते हैं कि उस आदमी को पहले ही किसी ने मार दिया था। लेकिन तभी वहां नागवंश के ताकतवर लोग आ जाते हैं जिनके साथ खुद रानी मेड्यूसा भी थी। रानी मेड्यूसा को देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से घबरा जाते हैं और वही जमीन पर ही लेट जाते हैं। रानी कमरे की तरफ जाने लगती है और उनका एक साथी भी उनके साथ चल रहा था। एक मोटा आदमी घबराते हुए दूसरे से कहता है, ये रानी मेड्यूसा है। पता नहीं ये अब यहाँ से कब जाएगी। तभी रानी मेड्यूसा आगे बढ़ते हुए रुक जाती है और अपने उस आदमी से धीरे से कहती है, सबको खत्म कर दो, कोई भी बचना नहीं चाहिए। जो हुकुम महारानी। इतना कहकर वो आदमी वहां मौजूद सभी इंसानों को मारने के लिए मुड़ जाता है और अपने साथियों की तरफ इशारा कर देता है। रानी का दूसरा हट्टा कट्टा साथी दरवाजा खोल देता है और रानी अंदर कमरे में देखती है कि एक मोटा आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो मरा हुआ है और इसके अलावा वहां कमरे में कोई नहीं था। खिड़की खुली हुई थी जिससे बर्फ मास्टर उस नागवंश की लड़की को लेकर वहां से भाग गए थे। रानी का वो साथी भी अंदर आ जाता है और उस मोटे आदमी को देखकर बताता है, महारानी यही वो आदमी है जो हमारे लोगों की तस्करी करता है। रानी अपने मुंह से पर्दा हटा देती है और अब उनका असली खूबसूरत चेहरा सामने आता है। रानी सच में ही उम्मीद से काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उनके चेहरे की चमक ऐसे चमक रही थी जैसे चांद निकल आया हो। रानी का योद्धा आगे बताता है, हमने सोचा नहीं था कि ये हमें यहाँ ऐसे मरा हुआ मिलेगा। वो फर्श लकड़ी से बना हुआ था जिसके नीचे छिपने की जगह थी और वो खिड़की के ठीक नीचे था। बर्फ मास्टर उस लड़की के साथ वही छिपे हुए थे। उन्होंने खिड़की रानी को भटकाने के लिए खोली थी। बर्फ मास्टर नीचे थे और वो लड़की उनके ऊपर थी। लड़की उठने की कोशिश करती है लेकिन बर्फ मास्टर उसे उठने नहीं देते। बर्फ मास्टर उसे समझाते हुए धीरे से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि रानी मेड्यूसा इस जगह को तुम्हारे लिए आसानी से छोड़ देगी। इसलिए हिलो मत, अगर उन्हें पता चल गया तो मैं तुम्हें यही छोड़कर भाग जाऊंगा। पहले लड़की हाँ में गर्दन हिला देती है और फिर दूसरे ही पल फिर से वहां से निकलने की कोशिश करने लगती है। बर्फ मास्टर उसे रोकते हुए दबी आवाज में कहते हैं, हिलो मत। तभी बाहर से सबको मारने के बाद रानी का योद्धा अपनी खून से सनी तलवार के साथ अंदर आ जाता है और रानी को बताता है, महारानी बाहर सबको खत्म कर दिया। एक छोटी सी छेद में से वो लड़की उस योद्धा को देख लेती है और खून को देखकर उसे कुछ याद आना शुरू हो जाता है। हालांकि यादें अभी भी धुंधली थी लेकिन लड़की को कुछ दिखाई देने लगता है। लड़की को दिखाई देता है कि वो किसी जगह पर हाथ बंधे हुए जमीन पर बैठी हुई थी और उसके चारों तरफ ऐसे ही योद्धा खड़े हुए थे। रानी मेड्यूसा का योद्धा उन्हें बताते हुए कहता है, महारानी वो यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ और कोई नहीं है। ये सुनकर रानी खिड़की की तरफ ही आने लगती है। वो लड़की तो अंदर से ये देख लेती है लेकिन बर्फ मास्टर को ये महसूस हो जाता है। रानी मेड्यूसा अगर उनके ठीक ऊपर आ जाती तो उन्हें पता चल सकता था कि अंदर से जगह खाली है। लेकिन इसलिए बर्फ मास्टर उस लकड़ी को उठाकर ऊपर लकड़ी से लगा देते हैं जिससे अंदर खालीपन महसूस ही ना हो। एकदम से लड़की की आंखों से आंसू बर्फ मास्टर के चेहरे पर गिरता है। तुरंत बर्फ मास्टर का ध्यान उस लड़की के चेहरे पर जाता है और उसे रोता देखकर वो भी चौंक से जाते हैं। रानी को वहां ऊपर आने पर भी कुछ महसूस नहीं होता और वो अपने साथियों से कहती है, कुछ सिपाही लेकर जाओ और इस पूरी जगह को छान मारो। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो तुरंत मुझे बताए। वो योद्धा जवाब देता है, जैसा आप कहे महारानी। रानी वहां से बाहर की तरफ जाते हुए कहती है, बाकी मेरे साथ आओ। हम अपने आप को इंसानों को नहीं दिखा सकते। रानी बाहर आ जाती है और देखती है कि बाहर इंसानों की लाशें पड़ी हुई है।
उनके बीच में से गुजरते हुए रानी उस पल को याद करने लगती है जब वो अपने नाग समुदाय के बुजुर्गों के हॉल में उनके सामने खड़ी हुई थी। ये नागों का एल्डर हॉल था। एक बुजुर्ग एल्डर कहता है, नागों की आत्मा को बनाए रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। भगवान ने हमें नाग लोक दिए और हर एक जनरेशन में हमें रानी मेड्यूसा दो, वो भी उसकी महान शक्तियों के साथ, जो हमारे रास्ते को आगे बढ़ेगी बिना बाहरी मामले में दखल दिए। रानी मेड्यूसा उनके आगे सिर झुकाकर कहती है, हमें एक बार फिर से अपनी इस बुरी हालत को बारे में सोच लेना चाहिए। हम अपनी इस बुरी हालत को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर के वो बूढ़ा सांप आदमी भड़क कर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, हम बुरी हालत में नहीं है। अब वो बूढ़ा एकदम से शांत होकर माफी मांगते हुए कहता है, चिल्लाने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन नियम नहीं तोड़ा जा सकता। इस बार मैं जो कर रहा हूँ वो नामुमकिन है। वो यहाँ से जा चुकी है, इसलिए तुम्हें वो पूरा करना होगा जो तकदीर में लिखा हुआ है। अपने अंदर की भावनाओं को खत्म कर दो और रिचुअल की तैयारी करो। इस बात को याद करते हुए रानी मेड्यूसा आगे बढ़े जाती है। उनके जाने के बाद बर्फ मास्टर और वो लड़की भी वहां से निकल जाते हैं। रेगिस्तान में बर्फ मास्टर आगे बढ़े जा रहे थे और उनके पीछे पीछे वो लड़की चल रही थी। पैरों की जगह नाग वाला हिस्सा होने की वजह से लड़की को चलने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और बर्फ मास्टर तेजी से कदमों को बढ़ाते हुए आगे चल रहे थे, जिस वजह से लड़की को भी तेज चलना पड़ रहा था। लड़की बर्फ मास्टर को रोकते हुए कहती है, रुको प्लीज, मुझे उठा लो, मैं और नहीं चल पाऊंगी और यही मार जाऊंगी, प्लीज मेरी मदद करो। मुझे पता है कि तुम एक अच्छे आदमी हो, तुमने मुझे 2 बार बचाया है, प्लीज एक बार और मदद कर दो। ये सुनकर बर्फ मास्टर रुक जाते हैं और पलटकर सख्त भाव से उससे पूछते हैं, एक अच्छा आदमी होने से क्या मिलता है? लड़की घबराकर थोड़ी शांत हो जाती है और उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है। फिर वो अपनी गर्दन धीरे से उठाते हुए जवाब देती है, अच्छे होने से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, उनकी जिंदगी खुशी से भर सकते हैं, और ये किसी के लिए बुरा बनने से तो काफी ज्यादा अच्छा ही होता है। ये सुनकर बर्फ मास्टर थोड़े से उदास हो जाते हैं और पीछे मुड़कर बताते हुए कहते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा ही दूसरों को मुसीबत में डाल देता हूँ। इतना कहकर बर्फ मास्टर नक्शा निकाल कर देखने लगते हैं, तभी अचानक से उनके उस हाथ में जहर फैलने लगता है जिसकर उस छोटे सांप ने काट लिया था। बर्फ मास्टर दर्द में अपने हाथ को पकड़ते हुए उस लड़की से कहते हैं, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही काफी परेशानी में फंसा हुआ हूँ, अब मुझे और मुसीबत नहीं चाहिए। इतना कहकर बर्फ मास्टर वहां से आगे की तरफ जाने लगते हैं। प्लीज मुझे माफ करो दो। माफी मांगते हुए वो लड़की भी उनके पीछे आने लगती है। नाग वंश के लोग अभी भी उन्हें ढूंढने में लगे हुए थे और वो एक रेगिस्तानी पहाड़ी जगह पर थे। ये वही जगह थी जहां बर्फ मास्टर उस नाग वंश की योद्धा से लड़े थे। वहां एक नाग वंश का सैनिक मरा हुआ पड़ा था, जिसे कुछ समय पहले ही खोजबीन करने भेज था, और अब वो यहाँ मरा हुआ पड़ा था। नागवंश की सेना का सेनापति भी उसी जगह आ जाता है। अपने सैनिक को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाता है, जो गुस्सा उसके चेहरे और गुस्से में लाल हुई आंखों पर साफ दिखाई दे रहा था। बर्फ मास्टर और वो लड़की रेगिस्तान में चलते हुए ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां सब कुछ पहले से ही टूट पड़ा था। लड़की काफी थक गई थी, इसलिए वो वही टूटे हुए घर की लकड़ियों के सहारे बैठ जाती है। लड़की उनसे पूछती है, हमें अभी और कितना चलना होगा? बर्फ मास्टर भी उसके सामने दूसरी तरफ एक घर के मलबे पर बैठ जाते हैं, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देते। बर्फ मास्टर के हाथ से हरे रंग का खून टपक रहा था और ये सांप के जहर की वजह से था। नीचे से चींटियां भी निकल रही थी और वो भी उस जहरीले खून की वजह से उससे दूर से निकलने लगती है। बर्फ मास्टर अपनी अंगूठी के अंदर से एक गोली निकालते हैं और उसे खा जाते हैं। लड़की बर्फ मास्टर को देख रही थी और वो एक छोटा सा पत्थर उठाकर उनकी तरफ फेंक देती है, जो बर्फ मास्टर के पास जाकर गिरता है। इससे बर्फ मास्टर उस लड़की की तरफ देखते हैं।
लड़की मुस्कुराने लगती है और उनसे पूछते हुए कहती है, आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया है कि आपका नाम क्या है। बर्फ मास्टर कोई जवाब नहीं देते और अपना हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं। लड़की उनकी चिंता करते हुए तेजी से उनकी तरफ भागती है। मुझे एक बार आपके घाव को देखने दीजिए, लड़की कहती है। इस पर बर्फ मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, अभी मुझे कुछ काम करने दो जो अभी के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलना। लड़की पूछते हुए कहती है, क्या आप खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपने साथ चलने दीजिए। बर्फ मास्टर उसे कोई जवाब नहीं देते और एक घर के टूटे हुए लेकिन सीधा खड़े टुकड़े के ऊपर उछलकर खड़े हो जाते हैं और उस तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ चींटियां जा रही थी। चींटियों को देखते हुए वो अपने हाथ से अपनी ऊर्जा शक्ति को उसी दिशा में छोड़ देते हैं। कुछ आदमियों का ग्रुप उसी दिशा में अपना बड़ा सा कटा फटा तंबू लगाकर गाड़ी चलाने वाले जानवरों और अपने सामान के साथ बैठकर खा पी रहे थे। तभी एकदम से वहां तेजी से बर्फ मास्टर ऊपर से आ जाते हैं और वो अपना भाला बाहर निकाल कर उन लोगों की तरफ कर देते हैं। वो आदमी भी अपने अपने हथियार निकाल कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनका मालिक बीच में ही खड़ा रह जाता है जिसके पास एक हथियार तक नहीं था। बर्फ मास्टर उसे ही मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हैं जिससे वो आदमी घबरा जाता है, लेकिन तभी वो लड़की आकर बर्फ मास्टर का भाला पकड़ते हुए उन्हें रोक देती है। बर्फ मास्टर रुक जाते हैं और उस लड़की को घूरने लगते हैं। इस पर वो लड़की उन्हें शांत करके के लिए अपने हाथ जोड़ने लगती है। वो लड़की अब उस आदमी से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज आप इसके लिए हमें माफ करना। मेरे मास्टर बहुत भूखे हैं जिस वजह से वो इतने गुस्से में लग रहे हैं। लड़की फिर से बर्फ मास्टर की तरफ मुड़ती है लेकिन उनका भाला अभी भी उसी दिशा में था। लड़की उन्हें शांत करते हुए कहती है, मास्टर प्लीज आप अब शांत हो जाए। इतना कहकर लड़की वहां मौजूद बाकी आदमियों से कहती है, प्लीज आप सब भी शांत हो जाए, ये सब बस एक गलतफहमी से हुआ है। लड़की की बात सुनकर वो सब अपने हथियार वापस रख लेते हैं और लड़की उनके मालिक से थोड़े धीरे से कहती है, सर मेरे मास्टर थोड़े गुस्से वाले हैं। चाहे कुछ भी क्यों ना हो ये हमेशा मुझे ही सजा देते हैं, इसलिए मुझे भी डर लग रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हमें बस थोड़ा खाना ही चाहिए। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इतना कहकर लड़की फिर से पीछे बर्फ मास्टर की तरफ मुड़ती है और घबरा जाती है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना भाला उठाया हुआ था और इससे बात बिगड़ सकती थी। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 58। 3 दुश्मन योद्धा। कुछ लोगों का ग्रुप बर्फ मास्टर को मिल गया था। वो सभी लोग व्यापारी लग रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत सारे सामान को बुग्गी थी। बर्फ मास्टर उन्हें मारने के लिए बढ़ते हैं ताकि उनसे खाना पानी लूट सके, लेकिन नागवंश की वो लड़की उन्हें रोक लेती है। नागवंश की लड़की धीमी आवाज में बर्फ मास्टर से फिर से कहती है, मास्टर प्लीज अपने हथियार को नीचे कर लीजिए। तभी उन व्यापारियों में से वो समझदार आदमी कहता है, आप ये सब बस कुछ खाने के लिए कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप यहाँ से जो चाहे ले सकते हैं। हम सब ईमानदार व्यापारी हैं, हम बिल्कुल भी इतनी सी छोटी समस्या के लिए लड़ाई नहीं करना चाहेंगे। ये सुनकर अब वो लड़की ही खुद बर्फ मास्टर का भाला पकड़कर खुद ही नीचे कर देती है। लड़की उस व्यापारी से कहती है, हम आपसे खाना मुफ्त में नहीं लेंगे। ये सुनकर वो व्यापारी कहता है, अगर ऐसा है तो आपने जो गले में पहना है वो मुझे दे दीजिए। लड़की तुरंत अपने गले में पहने लॉकेट को उतार कर उन्हें दे देती है। लॉकेट सोने का बना हुआ था और वो व्यापारी उसे ले लेता है। इन्हें खाने के लिए खाना दे दो, व्यापारी अपने आदमी से कहते हुए पीछे गाड़ी की तरफ चला जाता है। उसका आदमी जवाब देता है, जैसा आप कहे हुजूर। लड़की बर्फ मास्टर की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मास्टर अब हम लड़ने की जरूरत नहीं है, बिना लड़े खाना मिल रहा है और अच्छी बात यह है कि आपका घाव भी अब ठीक हो रहा है।
ये सुनकर वो व्यापारी वहां से आगे जाते हुए रुक जाता है और वापस पीछे मुड़ जाता है। वो जैसे ही लड़की की तरफ आने की कोशिश करता है तो एकदम से बर्फ मास्टर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर देते हैं और बर्फ की कीलें बनाकर सबको मार डालते हैं। पल ही भर में वहां मौजूद सभी लोग खत्म हो जाते हैं और लड़की ये देखकर बुरी तरह से चौंक जाती है। वो घबरा जाती है। बर्फ मास्टर उसके पास से गुजरते हुए कहते हैं, तुम बहुत समझदार हो लेकिन चीजों को करने का वो मेरा तरीका नहीं है। इस पर लड़की उन पर भड़क कर पूछती है, ये हमें खाना खिला रहे थे तो फिर बेवजह इन्हें मारने की क्या जरूरत थी? अब ऐसा करने से आप में और लुटेरों में क्या अंतर रह गया? ये सुनकर बर्फ मास्टर एक पल के लिए उसकी तरफ पलटते हैं, फिर उस आदमी के पास बैठकर उसके हाथ से लॉकेट ले लेते हैं। बर्फ मास्टर लड़की के पास आकर उसका लॉकेट उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लड़की नाराज थी और मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। इससे बर्फ मास्टर को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो लड़की के हाथ में जबरदस्ती लॉकेट थमाकर कपड़ों के ढकी बुग्गियों की तरफ चले जाते हैं। बर्फ मास्टर जैसे ही एक गाड़ी के ऊपर से कपड़ा उतारते हैं तो नजर पड़ता है कि उसके अंदर पिंजरा बना हुआ था जिसमें बहुत सारी नागवंश की लड़कियों हाथ बंधे पड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़की मदद मांगते हुए कहती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। वो लड़की भी ये देखकर चौंक जाती है और बर्फ मास्टर अब उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अब भी लग रहा है कि वो बस आम व्यापारी थे? वो बिल्कुल मेरी तरह ही थे, बस फर्क इतना है कि ये नागवंश की लड़कियों को बेचना पसंद करते हैं और मैं उन्हें हमेशा के लिए चुपचाप छोड़ना पसंद करता हूँ। तभी जमीन पर पड़े उन आदमियों में से एक तालियां बजाते हुए बैठा होकर हंसते हुए कहता है, हा हा हा, बर्फ मास्टर बिल्कुल सही है, इसने हमारे लिए एक भी मौका नहीं छोड़ा। तभी बाकी सब भी उठने लग जाते हैं और फिर से सही सलामत खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लीडर अभी भी मरा हुआ पड़ा था। उन्हें देखकर बर्फ मास्टर थोड़ी शक्ति से पूछते हैं, तो अभी तक ये नाटक चल रहा था? उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी बर्फ मास्टर से कहता है, तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें मेरे आगे बेकार है। ये सब देखकर लड़की बर्फ मास्टर से पूछती है, तुम शुरुआत से ही जानते थे कि ये सब कोई आम इंसान नहीं है? बर्फ मास्टर लड़की की तरफ आते हुए जवाब देते हैं, जिस आदमी ने इन्हें अपने साथ रखा था वो मर चुका है। अब इन नाग वंश की लड़कियों का कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, क्या सच में? वैसे बर्फ मास्टर कब से इतना बोलने लग गया? क्या ये इसके घायल होने की वजह से तो नहीं है? एक सफेद बालों वाला गुंडा पूछते हुए कहता है। बर्फ मास्टर लड़के के पास आ जाते हैं और इन गुंडों से कहते हैं, मुझे अभी बहुत काम है तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। ये सुनकर वो हट्टा कट्टा गुंडा अपने दोनों हाथ ऊपर करके दो शील्ड बना लेता है और उन्हें जमीन में गाड़कर आपस में जोड़कर कहता है, ये बहुत अच्छा रहेगा, अब इसकी वजह से तुमने तुम्हारा पीछा करने की हमारी नौकरी को भी बचा लिया। उसका दूसरा साथी अपने पंख निकालकर उड़ते हुए कहता है, हम तीनों 5 लेवल मिलकर आज इसका खेल यहीं पर ही खत्म कर देते हैं। इतना कहकर वो तेजी से पूरी स्पीड के साथ गोल चक्र में उड़ने लगता है और उसके साथ सफेद बालों वाला भी अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भागता है। वो दोनों गोल चक्र बनाते हुए उसमें तेजी से स्पीड के साथ उड़ने और भागने लगते हैं। वो हट्टा कट्टा गुंडा अभी भी अपनी शील्ड के साथ जमीन पर ही बैठा हुआ था और बर्फ मास्टर को बताते हुए कहता है, हम तीनों के इस अटैक से बचना नामुमकिन है, हमारा ये अटैक आज तक भी फेल नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन इसके बाद भी तुम मेरे सामने अपने घुटनों के बाल बैठे हुए हो, तो फिर मुझ पर अटैक कैसे करोगे? बर्फ मास्टर उससे पूछते हैं। वो आदमी जवाब देता है, मुझे तुम पर हमला करने की जरूरत नहीं है। तभी वो उड़ने वाला आदमी अपने चाकू निकाल कर तेजी से बर्फ मास्टर पर वार करने के लिए आते हुए कहता है, इसको वार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वार हम करने वाले हैं। वो तेजी से बर्फ मास्टर के पास आकर उन पर चाकू से वार करने लगता है। बर्फ मास्टर एक ही जगह पर खड़े हुए आराम से उसके हमलों से बचने लगते हैं। अब बर्फ मास्टर उस पर जैसे ही हमला करने को होते हैं तो वो खुद ही पीछे हटकर शील्ड के पीछे जाकर छिप जाता है।
तभी तुरंत वो सफेद बालों वाला आदमी बिजली की ताकत से नागवंश की लड़की की तरफ आता है। लड़की घबरा जाती है, लेकिन लड़की तक पहुंचने से पहले ही बर्फ मास्टर उसका पैर हवा में ही पकड़ लेता है और इससे वो आदमी घबरा जाता है। बर्फ मास्टर उसे बहुत जोर से शील्ड पर फेंक कर मरते हैं। वो आदमी इतनी जोर से शील्ड पर लगता है कि शील्ड ही टूट जाती है और वो तीनों बहुत जोर से पीछे जाकर गिरते हैं। हम तो गलती करके एक राक्षस से भिड़ गए। इतना कहकर वो उड़ने वाला आदमी तेजी से उड़कर वहां से भागता है। बर्फ मास्टर अपने भाले को हाथ में लेकर पीछे की तरफ खींचते हैं और निशाना लगाकर उस उड़ते हुए आदमी की तरफ फेंक देते हैं। भाला सीधा उस आदमी को जाकर लगता है और वो वही मारा जाता है। तभी तुरंत ही बर्फ मास्टर अपने हाथ में बर्फ की शक्ति को भरकर हाथ को जमीन रखते हैं। इससे उनकी बर्फ उस सारी जगह में फैल जाती है और वहां मौजूद बाकी सभी गुंडे मारे जाते हैं। बर्फ मास्टर का घाव अभी भी ठीक नहीं था और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने से उन्हें परेशानी हो जाती है और दर्द होने लगता है। मास्टर, लड़की बर्फ मास्टर को तकलीफ में देखकर पुकारती है। मास्टर उससे कहते हैं इनके पास एंटीडोट होगा, इसलिए एंटीडोट ढूंढ कर लाओ। इतना सुनते ही लड़की मरे हुए उस व्यापारी के कपड़ों में दवाई ढूंढने लगती है। उसे देखकर बर्फ मास्टर कहते हैं एक इंसान की मंजिल उसके पैदा होते ही निर्धारित कर दी जाती है। इसलिए शांत रहो और जो हो रहा है उसे होने दो। ये कहते हुए बर्फ मास्टर बर्फ की बड़ी बड़ी कीलें बना लेते हैं और पिंजरों में कैद नागवंश की उन लड़कियों की तरफ चलने लगते हैं। वो लड़कियां डर के मारे रोने लगती है और हाथ जोड़कर बर्फ मास्टर से कहती है प्लीज हमें मत मारिए, हम आपके आगे भीख मांगते हैं, हमें छोड़ दीजिए। ये देखकर वो नागवंश की लड़की भी तुरंत झट से बर्फ मास्टर की तरफ भागती है और उन्हें रोकते हुए कहती है मास्टर प्लीज रुक जाए, इन्हें मत मारिए। अगर अभी इन्हें जिंदा छोड़ दिया तो ये हमारे बारे में सबको बता देंगी, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं अभी ही इन्हें मार दूं। बर्फ मास्टर बताते हुए कहते हैं। इतना कहकर वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने लगते हैं और उनकी वो बर्फ की कीलें हवा में ही तेज घूमने लगती है। पिंजरे में कैद सभी लड़कियां रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन बर्फ मास्टर को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी। लड़की बर्फ मास्टर का हाथ पकड़ लेती है और उनसे गुजारिश करते हुए कहती है मास्टर इन्हें छोड़ दो। इनका कोई कसूर नहीं है। मैं आपसे इनकी जान की भीख मांगती हूँ। तुम्हें पता नहीं है क्या कि अगर कोई मुझे छूता है तो मुझे कितना गुस्सा आता है, बर्फ मास्टर गुस्से में तेज आवाज में कहते हैं। लड़की डरकर उनसे दूर हट जाती है और बर्फ मास्टर अपना वार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की घबराहट में बार बार उन लड़कियों और बर्फ मास्टर की तरफ देख रही थी। इससे उसके सिर में दर्द होने लग जाता है और तभी एकदम से उसके अंदर इतनी फुर्ती आ जाती है कि वो एक ही झटके में बर्फ मास्टर को उठाकर जमीन पर देकर मरती है। इससे वो एकदम से ही बेहोश हो जाते हैं। रात हो रही थी और बर्फ मास्टर जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। उनके साइड में ही आग जल रही थी और उस आग पर वो लड़की खाने के लिए कुछ पका रही थी। उनके पीछे ही एक लकड़ी की गाड़ी खड़ी हुई थी जो एक गैंडे और छिपकली जैसे अजीब से जानवर से जुड़ी हुई थी। वो जानवर बार बार आवाज कर रहा था, जिसकी आवाज से बर्फ मास्टर की आंखें खुलनी शुरू हो जाती है। फिर वो एकदम से झटके से खड़े हो जाते हैं और तुरंत ही आग की तरफ देखते हैं। लड़की उनकी तरफ मुस्कुराते हुए उन्हें खाना दिखाते हुए कहती है ये देखो, ये आज का खाना है, उस बात का जश्न मनाने के लिए कि तुमने आज किसी भी बेगुनाह को नहीं मारा। बर्फ मास्टर गुस्से में खड़े होते हैं और लात मारकर उस सारी आग को बुझाने लग जाते हैं, जिससे कुछ खाना भी खराब हो जाता है। लड़की उनके इस बर्ताव से बुरी तरह से घबरा जाती है। इसके बाद वो वहां से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। लड़की भी चुपचाप बैठी हुई थी और उस जले हुए खाने को खाने में लगी हुई। जब बर्फ मास्टर भी अपना गुस्सा शांत करते हैं। गुस्सा शांत करके बर्फ मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं तुम कुछ भी नहीं जानती, अगर तुम मरना चाहती हो तो आग जलाना शुरू कर दो ताकि हमें आगे रास्ता साफ नजर पड़ता रहे।
लड़की धीमी आवाज में जवाब देती है, मैं तो बस इतना चाहती थी कि आपको कुछ अच्छा खाने के लिए मिल सके और फिर आप अपने इस जहर का इलाज कर सके। उसने इतना बताया ही था कि तभी बर्फ मास्टर पर बेहोशी छाने लगती है और वो गाड़ी से गिरने ही वाले थे कि तभी लड़की उन्हें थाम लेती है। मास्टर आप ठीक है, प्लीज अपने आप को संभालिए। लड़की चिंता करते हुए कहती है। इसके बाद लड़की उन्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है और बर्फ मास्टर की हालत देखकर मन ही मन कहती है, ये जहर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। वो दवाएं आम जहर के लिए थी और इस जहर के असर को बस थोड़ा ही कम कर पाए है। अब जल्दी से इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा वरना काफी देरी हो जाएगी।